या तो हम सामने वाले को कन्विंस करें, नहीं मानता है तो उसके लिए युद्ध भी एक रास्ता है। तो हम अब धारा 370 समाप्त हुई। इसके बाद अब यूसीसी की बात आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में एक नागरिक कानून होना चाहिए। आप महिलाओं के ऊपर बुर्का लादते हैं, अपने शरीयत की बात करके अपने नियम कानून अलग से लगाते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहें वैसे चलाएंगे। आपने समझ लिया कि भारत में तो हमारे विशेषाधिकार हैं, हम जैसे चाहे वैसे करेंगे, तो इस तरह नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं भारत बाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठन की जो पिछले कई दशकों से भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हाल ही में आरएसएस को 100 साल भी पूरे हुए हैं और इसे भारत की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सतेंद्र कुमार सौरोज जी। सर रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल हैं और 4 वर्ष तक एबीवीपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भी। बताइए। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि किसी भी आम आदमी को अगर हमें ये बताना हो कि आरएसएस की जो विचारधारा है या आरएसएस का विजन है, तो आसान भाषा में हम वो कैसे बता सकते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना से ही अपनी विचारधारा को लेकर बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर जो भारत के सभी निवासी हैं वो देश के प्रति जागृत हों, देश के प्रति चिंता करें और संगठित भाव से रहें। जो अपनी संस्कार और संस्कृति है उसके ऊपर गर्व करें और उसका पालन करें। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने मूल को ना भूलें, अपने मूल की ओर लौटें। यही सबसे अहम बात है। और सब यदि हम संगठित होकर के जो हिंदू विचारधारा है उसके अनुसार यदि हम जीवन यापन करेंगे तो ना केवल हमारे देश का कल्याण होगा अपितु पूरी मानवता का भला होगा। क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करते हैं, सभी का कल्याण हो। हम ऐसा नहीं कहते हिंदू भवतु सुखिने, सर्वे भवन्तु सुखिने। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, इसलिए हमारी जो विचारधारा है उससे विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम सबका कल्याण चाहते हैं। हम प्राणियों की बात भी करते हैं, जीव जंतुओं की बात भी करते हैं। हम पत्थरों की पूजा करते हैं, अर्थात हम प्रकृति की पूजक हैं। हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, अर्थात उनका भी संरक्षण चाहते हैं। तो हम पूरी प्रकृति के साथ समन्वय बना करके पूरे जीव जंतु और पूरे मानव समाज के साथ, उसमें किसी भी मान्यता का कोई व्यक्ति हो, हम उसको अपना विरोधी नहीं मानते। तो इतनी बड़ी विचारधारा, इतना बड़ा वैभव हमारे पास है, उसको सारे विश्व को अपनाना होगा, तभी विश्व में शांति आ सकती है। आज के समय हम अमेरिका देख रहे हैं। अमेरिका बहुत शक्तिशाली हो गया, लेकिन क्या करता है, अपने भले के लिए किसी भी दूसरे देश पर अचानक से आक्रमण कर देता है, उनकी सरकारें पलटवा देता है, कहीं पर उनके राष्ट्राध्यक्षों को मरवा देता है। अभी हाल ही का उदाहरण आपको पता है, वेनेजुएला को कब्जा लिया, अभी कह रहा है ग्रीनलैंड को कब्जाऊंगा। कभी इराक में दंगे करवाता है, कभी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करा देता है, नेपाल में करा देता है। भारत में भी ऐसे प्रयास किए, लेकिन भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन है जो किसी भी तरह के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए सक्षम है आज के समय। इस कारण से अमेरिका या किसी दूसरे देश की कुचालें यहाँ पर सफल नहीं हो पाती हैं। जी सर, आपने हिंदू विचारधारा की भी बात की, तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं राम राष्ट्र की या अखंड भारत की, जो कितने भारतवासियों का आज भी सपना है। तो अगर हम आरएसएस के एक विजन से बात करें तो आपको क्या लगता है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, राम राष्ट्र का, अखंड भारत का? देखिए, राम राज्य की कल्पना हमने सभी ने बचपन से ही रामायण देखी है। तो किस तरह से हम धर्म का पालन करते हुए, धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं होती, धर्म का मतलब भ्रातृधर्म, मातृधर्म, हमारा भाई के प्रति क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, किस तरह से पिता के कहने से
जो हमारा राज तिलक होने वाला था राम जी का, वो वनवास में बदल गया और वो सहज स्वीकार्य हो गया। तो इस तरह की कल्पना जिसमें कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, जिसमें सबके प्रति सम्मान हो, ऐसे राम राज्य की कल्पना एक बहुत आदर्श कल्पना है। और इस कल्पना के बलबूते पर ही हमारा जो समाज है वो संगठित भी रहा है, और जो कितने तरह के विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर यहाँ शासन कर गए, जिन इस्लामिक आक्रांताओं ने 15 वर्षों में 20 वर्षों में पूरे देशों के धर्म को नष्ट करके अपना धर्म स्थापित कर दिया, हमारे यहाँ वो धर्म स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे दिलों में राम बसते हैं, हमारे दिलों में कृष्ण बसते हैं, हमारे दिलों में उनकी नीतियाँ बसती हैं, उनका जीवन हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब भी कोई प्रश्न हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर हमें रामायण और महाभारत से मिल जाता है। तो इतना हमारे घट घट में ये चीज़ें समाई हुई हैं। तो राम राज्य की कल्पना मतलब एक आदर्श जीवन की, एक आदर्श राज्य की, एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना है। जी। सर एक और बात है, जैसे जो आरएसएस है वो हमें संयम सिखाता है, पेशेंस की हम बात करते हैं, लेकिन वहीं जैसे हमने बात की आसपास के पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो आए दिन हमारे साथ ऐसी ऐसी कड़ियाँ होती रहती हैं, कभी वार करते हैं, कभी कुछ ऐसा अपशब्द कहते हैं, कभी हमारे लिए, कभी हमारे धर्मों के लिए। तो क्या हमें उस सिचुएशन में भी संयम से काम लेना चाहिए, या क्या इस पे हमारा जवाब होना चाहिए? संयम बहुत आवश्यकता है हमें। किसी भी आपातकाल में जो धैर्य है वह हमारी ताकत होती है। उस धैर्य को धरते हुए हम उचित अवसर की तलाश में रहें, और या तो हम सामने वाले को कन्विंस करें, नहीं मानता है तो उसके लिए युद्ध भी एक रास्ता है। हमने देखा श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हमने 500 वर्षों से लड़ाइयाँ लड़ी, आज़ादी के बाद से आज तक भी हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहते तो हम हिंदू बाहुल्य हैं, हम चाहते तो जबरदस्ती भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, नियमों का पालन करना, धैर्य के साथ चलना। तो ये धैर्य की परीक्षा हमने दी है और उसमें हम सफल हुए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, और हमने पूरे विश्व को बताया है कि हम मेजॉरिटी में होते हुए भी कितना धैर्य के साथ हमने प्रतीक्षा की है, और तब हमने अपने आराध्य राम के मंदिर का निर्माण किया है। तो पाकिस्तान के साथ भी हम यही करते हैं, कोशिश की है हमने धैर्य रखने की, लेकिन जहां हमें जरूरत है वहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। अभी पूरा आक्रमण नहीं किया है, उसको संभलने का मौका दिया है, भाई संभल जाओ। यदि वो ठीक से चलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने आप ही, जैसे कहते हैं कि कोई दीवार अपने बोझ से ही गिर जाती है, तो वैसे ही पाकिस्तान अपने बोझ से ही गिर जाने वाला है। वहाँ पर पता नहीं 3 टुकड़े होंगे कि 4 टुकड़े होंगे, ऐसी स्थिति उस देश की हो गई है। बांग्लादेश अपने आप में डूब रहा है। तो धैर्य के साथ चलिए। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा धैर्य और न्याय की बात करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनकी बात करता है, उनका पालन करने की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत हम किसी दूसरे देश पर अनावश्यक आक्रमण नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने धैर्य रखा। और हमें ये भी देखना होता है कि अमेरिका जैसे देश ये टकटकी लगाए बैठे होते हैं कि उनका बैटलफील्ड कहीं और बन जाए और वहाँ के लोग मरे, हमारे हथियार बिकें। तो हमने ये भी उसकी नीति को कामयाब नहीं होने दिया है। हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जितनी आवश्यकता थी उतना उस पर हमला किया और स्टेप बैक किया और अपना आराम से बैठ गए। सर आपने बात की राम मंदिर के निर्माण की, हम और भी बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 370 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट है जो अभी हमने रिसेंटली देखी है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं भारत के फ्यूचर के लिए या आने वाले टाइम के लिए, जैसे ये जो मल्टीपल चीज़ें हुई हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश यदि कहते हैं तो एक ही संविधान होना चाहिए। धारा 370 अपने संविधान में जोड़ करके कश्मीर को भारत का अंग होते हुए भी अलग किया हुआ था। यहाँ का व्यक्ति वहाँ जा नहीं सकता था आसानी से। पहले जो धारा 370 से पहले के जो विधान थे उनको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया था। उन्होंने कहा था एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 संविधान, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो उससे वहाँ के उस विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। लेकिन नेहरू जी ने
धारा 370 जोड़ करके फिर उनके बहुत सारे अधिकार अलग से कर दिए, जिसके कारण से कश्मीर में यहाँ का कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, पूरे भारत का कोई जाकर जमीन नहीं खरीद सकता, और वहाँ की किसी बेटी ने भारत के अन्य हिस्से में यदि शादी कर ली है तो उसके सारे वहाँ के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह वो भारत में रह करके भारत से अलग था। तो अब धारा 370 समाप्त हुई। इसके बाद अब यूसीसी की बात आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में एक नागरिक कानून होना चाहिए, बाकी देशों में भी है। आप महिलाओं के ऊपर बुर्का लादते हैं, अपने शरीयत की बात करके अपने नियम कानून अलग से लगाते हैं। सिविल में तो आप शरीयत की बात करते हैं, लेकिन क्रिमिनल में आप शरीयत की बात नहीं करते, क्योंकि शरीयत के अनुसार यदि आपने हाथ से चोरी किया तो हाथ काट दिए जाएंगे, यानी अंग भंग करने और मारने तक के उसमें आदेश हैं शरीयत के। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहें वैसे चलाएंगे। आपने समझ लिया कि भारत में तो हमारे विशेषाधिकार हैं, हम जैसे चाहे वैसे करेंगे। तो इस तरह नहीं चलेगी, इस तरह देश के कितने लंबे समय चल जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। धारा 370 समाप्त हो गई और महिलाओं के हित में जो 3 तलाक का जो कानून आया है, उससे मुस्लिम महिलाओं को बाकी सब महिलाओं की तरह रहने का अधिकार मिल गया है। तो ये सब, इससे बड़ी आशा जगी है लोगों में। मुस्लिम महिलाएं भी खुश हैं, और मुस्लिम में जो राष्ट्रवादी लोग हैं या सही विचारक हैं, जो सही मायने में विचार करते हैं, मानवता के लिए विचार करते हैं, वो सब बहुत खुश हैं। तो इससे हमें एक आशा जगी है कि भारत आज विश्व में एक नए रूप में उभर कर आया है, जिसने हमें पूरे विश्व को, पूरी मानवता को एक रास्ता दिखाया है। और जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, उनका नेतृत्व करने की क्षमता हमारे पास आई है, और वो लोग हमें स्वाभाविक रूप से नेता मानने लगे। वो कहते हैं कि भारत हमारा नेतृत्व करेगा तो हमें भी कहीं ठीक से जीने का स्थान मिलेगा, और ऐसा जो मनमर्जी चल रही है सुपर पावर्स की, वो नहीं चल पाएगी। तो भारत ऐसे देशों का नेतृत्व कर सकता है। जी सर, जैसे हमने बात की राष्ट्रीय एकता की भी है, और आरएसएस इस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता है राष्ट्रीय एकता। तो हमारी इंडिया है वो इतना डाइवर्स है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम बोलते हैं, तो आरएसएस कैसे इतने डाइवर्स रिलीजन्स को, कास्ट को कैसे एक साथ लेके एक संगठन में जुड़ता है? देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये यूनिवर्स का ही रूल है। तो हम प्रकृति के अनुकूल चलते हैं, प्रकृति के प्रतिकूल नहीं चलते। आप कहने लगे कि हमारा तो हरा रंग पसंद है, तो इसलिए फूल भी हरे होने चाहिए, पौधे भी हरे होने चाहिए, पर्दे भी हरे होने चाहिए, सब कुछ हरा होना चाहिए, क्या संभव है? इसलिए जो वैरायटी है वो स्वाभाविक है। तो डाइवर्सिटी का हमें सम्मान करना चाहिए। अब इतनी तरह तरह के पशु पक्षी इस जगत में हैं, इतने तरह तरह के फूल, कितने सुंदर सुंदर अलग अलग रंग के हैं। तो वो डाइवर्सिटी है, वो सुंदरता बढ़ाती है हमारी। इसी तरह विचारों की भी डाइवर्सिटी है, सबका सम्मान है। कोई भी किसी विचारधारा को मानता हो, किसी पूजा पद्धति को मानता हो, उसकी परंपराएं अलग हो सकती हैं। तो ये डाइवर्सिटी, इसको हम एक सुंदरता के रूप में मानना चाहिए। तो डाइवर्सिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने कुछ यूनिटी के लिए कुछ मानदंड हैं। जैसे इस देश के जो महापुरुष हैं वो हम सबके पूर्वज हैं, वो उन सबको हमें मानना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। जो महापुरुषों ने अच्छे हमें बातें बताई, उनको भी हमें मानना चाहिए। इस देश के प्रति हमारी स्वाभाविक रूप से देशभक्ति होनी चाहिए। तो ये कुछ खास बातें हैं जो हम सब में होनी चाहिए, वो यूनिटी है। हम देश के कानून को मानेंगे, देश की व्यवस्था का पालन कर लेंगे, चाहे हमारे मन के विपरीत भी हो तब भी हम उसका पालन करेंगे। तो ये यूनिटी के लिए आवश्यक है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम इस भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, नागरिक के नाते जो हमारे कर्तव्य हैं उन सब का हम पालन करेंगे, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं करेंगे, और न्यायालय का सम्मान करेंगे, व्यवस्था का सम्मान करेंगे, यहाँ के सभी जन का, लोगों का सम्मान करेंगे, यहाँ की प्रकृति का सम्मान करेंगे, जीव जंतु का सम्मान करेंगे। तो सबका सम्मान करते हुए हम सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये यूनिटी है। और डाइवर्सिटी अपना अपना अपने घर में जैसा चाहे विचार, आप खुश रहिए उसके साथ में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, जैसे अभी हम प्री इंटरव्यू में बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि आप इतने सालों से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, 1988 से। तो क्या रहा जो आप आरएसएस से जुड़े, क्या थे वो शुरुआती दौर, और क्या आपके जीवन में चेंजेस आए?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ना एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी मैं स्वयंसेवक बना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना इतना आसान नहीं है। हो सकता है मैं भी पूरा नहीं समझ पाया हूँ। इतना विशाल संगठन है, इतनी अच्छी विचारधारा है, इतने विविधता भरे हुए लोग हैं, इतने विद्वान जन यहाँ पर हैं, तो सबको सुनते सुनते बहुत अच्छा लगता है। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके माध्यम से मैं इतने लोगों से मिल पाता हूँ, उनकी विचारधारा को जान पाता हूँ। राष्ट्र के प्रति और अधिक चेतना मेरे अंदर उत्पन्न हुई कि राष्ट्र के प्रति काम करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी आवश्यकता भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है। तो इसके लिए आजन्म काम करना है और आगे केवल खुद ही नहीं करना, और लोगों को भी प्रेरित करना है। तो घर घर जाकर के संपर्क करना, मिलना, लोगों को प्रेरित करना, साहित्य बांटना, इसके माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना। और राष्ट्र की सेवा, जैसे मैंने बताया, इस विचारधारा की सेवा करने का मतलब है मानवता की सेवा करना, मानवता का कल्याण करना। तो मुझे बहुत इसमें सौभाग्य की बात लगती है। सर, अगर हम बात करें अगले 10-20 सालों की, तो आपको क्या लगता है किस दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है? अभी तक जितना चल रहा था, काफ़ी दिशाओं में आरएसएस ने काम किया, आपने योगदान दिए। अगले 10-20 सालों में किस तरफ ज़्यादा हम इसका रुख देखेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप जैसे भारत की सभ्यता के लिए कहा जाता है, संस्कृति के लिए कहा जाता है, नित्य नूतन चिर पुरातन, रोज नया दिखेगा, लेकिन बहुत पुराने आदिकाल की चीजें भी हमें दिखाई देंगी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय के अनुरूप अपने अंदर परिवर्तन लाता है जैसी आवश्यकता होती है। आज के समय टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो हम टेक्नोलॉजी को भी अपनाते हैं, और जहां अपने सम्मान की और स्वाभिमान की बात आती है तो उसके साथ हम रहते हैं। तो आगे चल करके युवाओं में और अधिक काम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उद्यत है, क्योंकि युवाओं के माध्यम से ही कोई समाज आगे बढ़ता है। तो युवाओं में और बालकों में हमारे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी संगठन हैं, उससे प्रेरित लोगों के द्वारा खड़े किए संगठन हैं, या खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसमें बाल स्वयंसेवक भी होते हैं, छोटे छोटे बालक। तो उनके बाल मन को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करना, ये अभी से ही शुरू हो जाता है। आगे चल करके बालक सोशल मीडिया से प्रभावित होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ प्रभावित होता है। यदि उसके अंदर जड़ में ही राष्ट्रभक्ति के संस्कार, देशभक्ति के संस्कार आ जाएंगे, तो वो आगे तक किसी अन्य बात से विचलित ना होकर के अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और स्वयं के लिए, अपने कैरियर के लिए भी काम करेगा। साथ साथ वो देशभक्ति से कभी समझौता नहीं करेगा। आपने देखा होगा कितने पढ़े लिखे लोग, यदि उनके पास संस्कार नहीं है तो अपने देश की फाइलें दूसरे देशों को बेच देते हैं, या बहुत इंटेलिजेंट है, अफसर भी बन गए, भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं है उनके पास। तो ये संस्कार देने का काम, राष्ट्रभक्ति का संस्कार, ईमानदारी का संस्कार, सामाजिक समरसता का संस्कार, ये सारे संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे रहा है। और अगले कुछ समय के लिए अभी हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें पंच परिवर्तन के लिए प्रेरित किया है, जिसमें सामाजिक समरसता सबसे पहला, कि जाति पाति का भेदभाव मिटा करके हम आगे बढ़ें। फिर परिवार प्रबोधन, हम परिवार को एक इकाई मान करके परिवार को संगठित करें। परिवार संगठित होगा तो समाज और राष्ट्र संगठित हो जाएगा स्वयं। परिवार के अंदर से ही हमें संस्कार मिलेंगे। इसके बाद स्वदेशी, यानी स्व का बोध, अपनेपन का बोध, और अपने कंपनी, अपने देश की कंपनियों का सामान खरीदना, और अपने जो उद्यमी हैं, अपने युवा हैं, उनको उनकी उद्यमिता के माध्यम से जो क्रिएटिविटी हमारे सामने आएगी उसको बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करें। तो ये स्वदेशी हो गया। फिर पर्यावरण, आज हम देख रहे हैं कि कितना AQI बढ़ गया है, और पर्यावरण में प्रदूषण होने के कारण से आजकल महिलाओं के भी गर्भपात जल्दी होने लगे हैं। पूरे 9 महीने बच्चे गर्भ में नहीं ठहर पाते, बच्चे अंडरवेट पैदा हो रहे हैं, यानी इस तरह के मल्टीपल इफेक्ट्स उसके हैं। तो पर्यावरण को सुधारने की भी हमारी जिम्मेवारी है। हम पॉलीथीन का उपयोग कम करें, पानी को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, ये सब बातें हम अपने आप करें। 5वां है नागरिक कर्तव्य।
जो एक नागरिक के कर्तव्य होने हैं, जो हमारे संविधान ने दिए हैं या हमारा समाज कहता है, उन सब कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा हम सबको दें, उनका पालन करने की आदत डालें, और तब हमारा समाज इन 5 विषयों को लेकर के आगे बढ़ेगा। तो वास्तव में हमारे देश का भी भला होगा और हमारी प्रकृति का भी भला होगा। तो ये पंच परिवर्तन का भी अभियान ये लिया हुआ है। सर, बहुत इस जितनी भी हमने कॉन्वर्सेशन की उसमें काफ़ी सारी ऐसी नई नई चीज़ें थी जो मुझे भी सीखने को मिली, एंड आई एम 100% श्योर जो लोग सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनको भी इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन में इतना ज़्यादा निचोड़ मुझे समझ में आया, जो मुझे लगता है कि अगर मैं कितना भी पढ़ लूँ, जितनी आपने हमें चीज़ें बताई उतना मुझे आज तक भी नहीं पता था आरएसएस के बारे में। हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। आपने इतने सालों का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। एंड आरएसएस की जो विजन है, जो आरएसएस का आगे का जैसे आपने बताया, वो सब चीज़ें हम भी कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगी, एंड मैं गुजारिश करूँगी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी कोशिश करें कि हम जितना अच्छा बना पाए अपने वातावरण को, अपने अंदर, अपने आप को, वो ज़रूर करें। सर, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में। बस धन्यवाद। हमारा भी साक्षात्कार का जो उद्देश्य है यही है। यद्यपि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रवक्ता नहीं हूं, फिर एक स्वयंसेवक के नाते जो मेरी समझ में आया है वो मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से, इस साक्षात्कार के माध्यम से ये बातें आम समाज तक पहुंचे और आम समाज इनको अपनाए, तो हमारा जो समाज है वो और सुंदर बनेगा, सामाजिक रूप से समरस बनेगा, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा, और हम नियमों का पालन करते हुए, स्वदेशी के पालन करते हुए अपने युवाओं को रोजगार दे पाएंगे, अपने युवाओं को आगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित कर पाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है, और ये उद्देश्य आपके माध्यम से भी पूरा होगा। हम सोशल मीडिया में भी करते हैं, समाज में लगातार एक एक व्यक्ति तक हम जाते हैं। जब भी जैसे आपने बताया कि संघ के 100 वर्ष हुए हैं, तो 100 वर्ष होने पर घर घर जाकर के संपर्क किया है। लगभग 35-40 करोड़ लोगों के घरों तक गए, वहाँ पर संपर्क किया, घर घर जाकर के अपना साहित्य दिया है, उनसे बातचीत की है। तो ये संपर्क के माध्यम से संघ बढ़ता है। और आज सोशल मीडिया और मीडिया भी कुछ हद तक हमारे फेवर में है, वो समझ गया है कि वास्तव में यही मूल है और इसके साथ चलना ही पड़ेगा। तो आज पूरा प्रतिसाद समाज से भी मिल रहा है, और ये ईश्वरीय कार्य है, ऐसा कहा जाता है, भगवान का काम है, इसको हम कर रहे हैं, तो इसको वास्तव में उद्भव मिलना ही मिलना है, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा ये विचार। तो ऐसी प्रेरणा है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए भारत बाइट्स।